हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। सो बाइनोमियल थ्योरम में हमारा लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें हमने सीखा था कि कैसे किसी एक्सपेंशन की जनरल टर्म निकाली जाती है ना। जैसे कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, तो अगर कोई पूछे आपको कि सिक्स्थ टर्म कैसे निकालनी है या सेवेंथ टर्म या एट्थ टर्म या नाइन्थ टर्म, है ना, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की कोई भी टर्म अगर हमें पता करनी हो, मतलब जनरल टर्म, तो वो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा। जो कि क्या होता था, हम इसको इस तरीके से लिखते थे, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर इंटू बी रेज टू आर। इस तरीके से हम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म बताते थे। तो ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा। साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए और उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी किए जिसमें हमें एक्स रेज टू एन यानी एक्स रेज टू 16 या एक्स रेज टू 15, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से पूछेंगे कि एक्स रेज टू 16 का कोएफिशिएंट बताइए। वो मैंने बिल्कुल आपको लेक्चर के एंड में, लास्ट लेक्चर के एंड में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी कोएफिशिएंट पे बेस्ड। तो आज भी हम कुछ वैसी ही प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा सवाल है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू -3 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/2x रेज टू 5। ये आपको बाइनोमियल दिया हुआ है और आपको बोला है कि इस बाइनोमियल में x रेज टू -3 एक टर्म आएगी, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही होगी उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं फाइंड आउट, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालनी होगी, इसकी जनरल टर्म। तो सबसे पहले इसकी जनरल टर्म निकाल लेते हैं। सो जनरल टर्म होती है टी आर प्लस वन, इस तरीके से लिखा जाता है, टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर। और यहाँ दिख रहा है एन का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5। तो मैं लिख दूंगा 5 CR। ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्स। सो एक्स के ऊपर हो जाएगा 5 माइनस आर। और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, -1/2x। तो हो जाएगा -1/2x की पावर r, दैट मीन्स दिस। ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने आपको बताया था कि जितने भी x है ना, x के सारे टर्म्स को हमें एक साथ गैदर करना होगा। तो उसके लिए बेसिकली देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5CR। ये तो x की पावर 5 माइनस आर है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये देखो, ये है -1/2, तो इसको लिखेंगे पहले, देखो ऐसे, -1/2 की पावर r इंटू 1/x की पावर r। इसको ऐसे सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं ना। जैसे बेसिकली क्या होता है, a इंटू बी की पावर अगर है m, तो इसको हम लिखते हैं ना a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर। यह लिखा हुआ है a अपॉन b की पावर m, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू 1/b की पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो लिखने का तरीका है बेसिकली, मैंने ये -1/2 इंटू 1/x लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा, -1/2 इंटू 1/x। तो क्या लिख दिया मैंने उसको, -1/2 की पावर r इंटू 1/x की पावर r। अच्छा, इतना लिखने के बाद अब इस x को ऊपर उचका दीजिए आप, क्योंकि यहाँ x की पावर 5 आ रही है। तो ये 1/x को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा, मतलब अगर मैं इसको x लिखना चाहूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -8। जैसे मान लीजिए 2 है ना। सो इस 2 को अगर मैं 1/2 नीचे ले जाना चाहूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर -1। या सिंपली, है ना, 1/2 की पावर -1 क्या हो जाएगा आपका, 2 ऊपर जाएगा, 2 की पावर -1 इंटू -1, तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये याद रहे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना। सो अगर इस 1/x को मैं ऊपर ले जाऊंगा, बेसिकली 1/x को हम और कैसे लिखते हैं, x की पावर -1, ये भी 1/x ही होता है ना। बहुत बेसिक बात है, तो ये तो हमें आना चाहिए, 7th 8th में सीखते हैं हम। अच्छा, तो 1/x को लिख दिया, x की पावर -r। तो अब ये ऐसा लिखेगा, 5CR x की पावर 5 माइनस r इंटू -1/2 की पावर r इंटू x की पावर -r। ठीक है ना, ये x की पावर 5 माइनस r है, मल्टीप्लाई बाय x की पावर -r। आपने देखा होगा, अगर सेम नंबर होता है, जैसे 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8, तो हम क्या करते हैं, ये सेम नंबर है, इनकी पावर है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना।
भाई बेसिकली आपने ऐसे है ना, a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। सर प्रॉपर्टी है ना। अच्छा सो ये एक्सप्रेशन अब ऐसा दिखेगा, देखो 5cr -1/2 की पावर r इंटू एक्स की पावर 5 माइनस आर प्लस माइनस आर, ये माइनस आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2r, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 माइनस आर प्लस माइनस आर, तो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस आर विल बिकम व्हाट, -2r। तो ये हो गया 5 माइनस 2r, इन दोनों को जोड़ दिया, सो 5 माइनस 2r हो गया, ठीक है ना। ये तो निकाल दी मैंने अभी तक की जनरल टर्म, है ना। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है। अब चलते हैं, सवाल वाला चाहता क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -3 चाहता है। वो क्या चाहता है कि आप x की पावर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये चीज क्या होनी चाहिए, ये चीज -3 होनी, तभी तो मुझे x की पावर -3 का कोएफिशिएंट पता चलेगा। ये चीज क्या होनी चाहिए, -3, है ना। तो इस चीज को -3 होने के लिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2r शुड बी इक्वल टू -3, ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि तभी तो मुझे x की पावर -3 का कोएफिशिएंट पता चलेगा, है ना। सो 5 माइनस 2r इज इक्वल टू -3, इसका मैं लिख सकता हूँ 2r इज इक्वल टू 8, तो r का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया। r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, देख लो आप, 2 4 जा 8, 5 माइनस 8 इज -3, x की पावर -3, सो r का वैल्यू 4 आ जाएगा, डाल दो यहाँ पर, तो हमें पता चल जाएगा x की पावर -3 का कोएफिशिएंट। सो द, अब ऐसे लिख दो आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -3 इज, क्या हो जाएगा, 5c, r का वैल्यू 4 आया, तो लिख दो यहाँ पे 5c4 इंटू -1 की पावर -1/2 की पावर 4। ये सब मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होता है तो बॉक्स कैसे खुल जाएगा, पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड हुआ होता तो बॉक्स कैसे खुल जाता, नेगेटिव के साथ, है ना। इसको सॉल्व कर लो, हमारा x की पावर -3 का कोएफिशिएंट आ जाएगा। सो -1/2 की पावर 4 हो जाएगा 1/16, और 5c4 की वैल्यू हो जाएगी 5, है ना। 5c4 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 5 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो 1/16 आ जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा 5/16, क्या हो जाएगा आंसर मेरा, 5/16, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ये चीज 5 आएगी, ये चीज 1/16 आएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/16 इज 5/16। तो इस तरीके से हम, है ना, किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट निकालेंगे एक्सपेंशन का, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, पहले जनरल टर्म निकालनी होगी, एक्स को सब सारे एक्स को कलेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें ये मिलेगा, सारे एक्स को कलेक्ट करना होगा, ठीक है। चलिए एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे बेस, ताकि अच्छे से ये हमें समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, सेम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम, कोएफिशिएंट निकालना है इस बार x की पावर 9 का। सबसे पहला काम, अब आप समझदार हो, आपको समझ में आ ही गया होगा, हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म निकाल देंगे सबसे पहले, tr+1 इज इक्वल टू ncr, n का वैल्यू यहाँ लिख ही रहा है 18 है, सो 18cr, a का रूल 1/x प्ले कर रहा है, सो 1/x की पावर में कितना आ जाएगा, 18 माइनस r, और एक्स स्क्वायर की पावर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर में आ जाएगा r, ठीक है ना। ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, एनसीआर a की पावर n माइनस r, b की पावर r, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो tr+1 इज हो जाएगा 18cr 1/x, अच्छा 1/x को मुझे x लिखना है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, है ना। x की, देखो 1/x, इस x को मुझे ऊपर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1, और जो -1 18 माइनस r से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, -18 प्लस r, ठीक है ना। 1/x को मैंने x लिखा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1, और -1 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस r विल बी -18 प्लस r, और ये x स्क्वायर है, और x स्क्वायर पे पावर r है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 2r, है ना।
ये याद है, a की पावर m है और उस पर वापस पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमने बचपन में पढ़ी है, ठीक है। हमारी 8th 9th की क्लास में हमने ये सब पढ़ा है, तो वहीं से होता है ये सब सिंप्लीफाई। तो अच्छा, अब सारे ये भी x, तो ये दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18cr x की पावर -18 प्लस r प्लस 2r, तो कितना हो जाएगा, -18 प्लस 3r। भाई देखो ना, ये भी x, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो -18 प्लस r प्लस 2r, तो कितना हो जाएगा, ये 3r। तो x की पावर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3r -18 या -18 प्लस 3r, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। सो ये आ गया मेरा जनरल टर्म, है ना। हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट किसका निकालना है, x की पावर 9 का, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, टू फाइंड द कोएफिशिएंट, ऑफ x रेज टू 9, x रेज टू 9 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए ये चीज किसके बराबर होनी चाहिए, 9 के बराबर, तभी तो आएगा ना x रेज टू 9। टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9, है ना, तो 3r minus 18 should be equals to how much, 9। so 3r minus 18 अगर 9 के बराबर होगा, so 3r is equals to 27 हो जाएगा, 9 plus 18 is 27। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ से। so r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। so कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9 क्या हो जाएगा, ये तो हो ही गया, यहाँ पर r का वैल्यू 9 डाल दीजिए। so the coefficient of x raised to 9 will be what, 18c9, है ना, 18c9, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। 18c9 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंथी आने वाला है ना। देख लीजिए आप 18c9, जैसे अगर बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन आया ना, जिसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी आने वाली है, तो उसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, 18c9 इज माय आंसर, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जब भी कभी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा ना, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, तो आपके ऑप्शन इसी फॉर्म में होंगे, 18c9, है ना, 20c11, इस टाइप के कॉम्बिनेशन की वैल्यू बहुत। आप खुद सोचो ना, जब 18c9 को आप सॉल्व करोगे तो कैसा आएगा, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 माइनस 9 इज 9 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल। सो बहुत लंबा कैलकुलेशन आएगा ना इसका, इसलिए हम इसको यहीं पे 18c9 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। देखो आप 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, और तब जाके आप रोकोगे, डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, इंटू इस 9 को लिखोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, फिर 9 से 1 बार, ये 2 बार, फिर 8 से ये 1 बार, ये 2 बार, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत लेंथी कैलकुलेशन आएगी। फिर 5 1 जा और ये 2 जा, ठीक है, ऐसा। और चलो ये 2 से 2 भी काट देता हूँ, 2 से 2, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सिर्फ मेरे पास 7 एंड 6 बच रहा है, 7 6 जा 42 होता है। सो कुछ हो रहा है क्या, अच्छा हो जाएगा वैसे। तो यहाँ पर देखिए 7 6 जा 42 हो रहा है, और 2 14 जा 28 होता है। सो 28 और 42 14 की टेबल में कट जाते हैं, ये 3 टाइम्स और आगे 2 टाइम्स आ जाएगा उधर, है ना, 28 और वो 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही मतलब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 18c9 को, तो वो काफ़ी टाइम लेगा, कैंसिल करना पड़ेगा हमें, और फिर जब बाद में जाके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप के सवालों को आप यहीं पे अगर आप छोड़ दो ना, जिन कॉम्बिनेशन की वैल्यूज बहुत बड़ी निकलने वाली है, उनको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो 18c9 इज माय आंसर, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में बेसिकली एक टर्म ऐसी आएगी जिसमें कहीं भी एक्स नहीं होगा, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोएफिशिएंट निकाल रहे थे। लास्ट 2 और 3 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए उसमें हम क्या कर रहे थे,
कोएफिशिएंट निकाल रहे थे, कभी x की पावर 9 का, कभी x की पावर 6 का, कभी x की पावर -3 का। अब ये क्या बोल रहा है, x की पावर 0, है ना। जब किसी भी एक्सपेंशन में, किसी टर्म में, ये इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, जिसमें कोई भी x नहीं होगा, है ना, x का नामो निशान नहीं होना चाहिए उसमें। तो बेसिकली इसका देखो, कांस्टेंट टर्म भी आप पढ़ सकते हो, और कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, x से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब उसमें कहीं x नहीं होना चाहिए, यानी x की पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अरे भाई x की पावर 0 होगा तभी वो क्या बन जाएगा, 1, है ना, और उसमें x होगा ही नहीं। तो x की पावर x उसके जनरल टर्म में है ना, जनरल टर्म जब हम निकालेंगे तो उसमें x नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें ना जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। हमें बतानी है कि इस एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में एक ऐसी टर्म आएगी जिसमें x का नामो निशान नहीं होगा, है ना। तो वो हमें बतानी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए सबसे पहला काम जो हम करते आ रहे हैं, TR+1, जो कि जनरल टर्म निकालना। तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15CR, a का रोल x प्ले कर रहा है, तो x की पावर में हो जाएगा 15 - r, और 2/x² के लिए क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करने पर ये ऐसा होगा, 15CR, x की पावर 15 - r, और इनको अलग अलग कर दूंगा। 2 को, इसको तो लिखूंगा 2 की पावर r, और ये क्या है, नीचे है x², तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा, x की पावर -2, और x की पावर -2 के ऊपर पावर r है, तो वो क्या बन जाएगा, x की पावर -2r। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। अब 2 ऊपर था तो 2 की पावर r हो गया, x² को पहले मैं ऊपर ले गया तो ये बना x की पावर -2, और -2 इंटू r इज x की पावर -2r। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये भी x, अब ये भी x, अब इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये अब ऐसा दिखेगा, 15CR 2 की पावर r, और x की पावर में क्या आ जाएगा, 15 - r प्लस -2r, तो इट विल बी व्हाट, 15 - 3r। चेक कर लीजिए, ये और ये जब जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 15 - 3r, ठीक है ना। मुझे अब ये जनरल टर्म निकालने के बाद, जनरल टर्म मैंने निकाल दी, अब मुझे क्या निकालना है, पिछले सारे क्वेश्चंस में मुझे कोएफिशिएंट पूछता था x की पावर 9 का बताओ, तो मैं यहाँ 9 डाल देता था। पूछता था x की पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो फिर मैं इसको 6 के इक्वेट करके r का वैल्यू निकाल लेता था, है ना। इस तरीके से मैं किसी भी x की पावर का कोएफिशिएंट जब निकालना होता था तो वो मैं ये करता था। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालनी है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी उस टर्म में क्या नहीं आना चाहिए, x आना ही नहीं चाहिए। तो x आना ही नहीं चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, दिस, है ना, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ चाहे तो, है ना, टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, है ना। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ, जिसमें x का नामो निशान ना हो या फिर कांस्टेंट टर्म हो, तो उसके लिए ये चीज 15 - 3r, 15 - 3r क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए ना। दिस 15 - 3r शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट टर्म का मतलब जहाँ x का नामो निशान ना हो। तो x का नामो निशान ना हो तो इसका मतलब x की पावर क्या हो, 0। अरे भाई किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है ना, खत्म ना, x कहाँ आ रहा है हमारा। तो ये 15 - 3r को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब आप समझ जाइए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना कि हमें कांस्टेंट टर्म निकालनी है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए भी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले जनरल टर्म तो निकालनी पड़ेगी, और जनरल टर्म निकालने के बाद जो x की जो भी पावर होगी उसके पावर में, मतलब इसको मुझे किसके इक्वेट कर देना है, 0 के इक्वेट कर देना है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। सो 15 - 3r शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स 15 इज इक्वल टू 3r, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5। चेक कर लो, यहाँ पे डालोगे ना जब r का वैल्यू 5,
सो 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 इज 0, ये हो जाएगा क्या, x की पावर 0, और x की पावर 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15c, r का वैल्यू 5 है, 15c 5 और 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद आप पूरा आंसर लिख दें। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 15c5 यानी 15 14 13 12 11 और 10 पे रोक देना, डिवाइडेड बाय 15 माइनस 5 इज 10 फैक्टोरियल इंटू 5 4 3 2 1 और 2 की पावर 5 होता है 32, है ना। तो इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 5 3 जा 15, है ना, एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 से 32 कैंसिल हो जाएगा 4 बार। सो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 4, है ना, 14 13 12 11 4, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप चाहो तो सिर्फ इतना भी लिखोगे ना, इतना, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब कांस्टेंट टर्म कब मिलेगी, जब x की जो भी पावर आएगी उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वेट, कट से मुझे मेरी इंडिपेंडेंट टर्म मिल जाएगी, है ना। प्रोसीजर तो आप समझ ही रहे होगा ना, सेम ही है, प्रोसीजर वही है, चाहे आप इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालो, चाहे आप किसी टर्म का कोएफिशिएंट निकालो, आपको क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले जनरल टर्म, है ना। सो आई होप ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक तुरंत एक और कर लेते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम ही है, यहाँ पे भी हमें टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब आप समझ गए होंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी एक्स पे जो भी पावर होगी ना उसको हमें 0 के इक्वेट करना होगा, हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म पता चल जाएगी। अच्छा ये सवाल इसको देखिए ना, इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में हमें बतानी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है √x/3, है ना। तो अच्छा सबसे पहले तो हमें क्या काम करना होता है, जनरल टर्म निकालनी होती है ना, तो TR+1 निकाल लेंगे, स्मॉल टी लिख लो या कैपिटल टी लिखो, जैसा लिखना है ना, TR+1 लिख लेते हैं, है ना, स्मॉल या कैपिटल जैसा लिखना हो आपको लिख सकते हैं। सो TR+1 इज इक्वल्स टू, n का रोल 10 प्ले कर रहा है तो 10CR, 10CR, a का रोल कौन प्ले कर रहा है, √x/3। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ √x/√3, ऐसे लिख सकते हो, है ना, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो √x/√3 की पावर में कितना आ जाएगा, 10 - r, है ना, और 3/2x² की पावर में आ जाएगा r। ठीक है, इस तरीके से। सो अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि यहाँ रूट का लफड़ा आ गया, तो रूट से डील करना आना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहले तो ये √x लिखा हुआ है, तो √x का मतलब क्या हुआ, x की पावर हाफ, है ना। रूट का मतलब क्या होता है, √x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर हाफ, और हाफ पे पावर लगी हुई है 10 - r, सो x की पावर हाफ पे पावर लगी हुई है 10 - r, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 इज 5 माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय r इज r/2। ठीक है ना, तो ये √x की पावर जो 10 - r दिख रहा है, अब ये कैसा दिखेगा, x की पावर 5 माइनस r/2। ठीक है, ऐसा, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से दिखा, और 1/√3 की पावर में कितना आ गया, 10 - r, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। 1/√3 की पावर में क्या आ रहा है, ये तो सेम है, 10 - r। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए 3/2 को मैं अलग करता हूँ, तो 3/2 की पावर r है, और यहाँ लिखा हुआ है 1/x², हाँ तो x² लिखा हुआ है 1/, तो ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2, और -2 पे पावर r, है ना, जैसे ऐसा लिखा हुआ है 1/x², इस पे पावर r, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना x की पावर -2r, है ना। सो 1/x² टू द पावर r इज नथिंग बट x की पावर -2r। ठीक है, सो ये भी x, इन दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ऐसा 10CR 1/√3
की पावर 10 माइनस आर इंटू 3/2 की पावर आर इंटू एक्स की पावर कितना 5 माइनस आर बाय 2 प्लस माइनस 2r। सो 5 माइनस आर बाय 2 माइनस 2r ऐसा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, मतलब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है कांस्टेंट टर्म, द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सो ऐसी टर्म जिसमें एक्स ना आए, तो ये चीज किसके इक्वल होनी चाहिए, ये वाली पूरा चीज, ये पूरी चीज इक्वल होनी चाहिए 0 के। टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, द पावर ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इंडेक्स जो होना चाहिए वो एक्स का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ कर देते हैं रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ ये वाला टर्म, मतलब 5 माइनस आर बाय 2 माइनस 2r शुड बी इक्वल्स टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ ना 5 इज इक्वल्स टू 2r प्लस आर बाय 2, इधर ले आते हैं इसको, है ना। तो ये 2r हो जाएगा, r बाय 2 इधर हो जाएगा। सो 5 इज इक्वल्स टू 4r प्लस r 5r बाय 2। सो 5r इज इक्वल्स टू 10। सो r इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा मेरा, है ना। आंसर में r का वैल्यू मेरा 2 आ गया, है ना। सो r का वैल्यू 2 आ जाएगा, मतलब ये चीज क्या बन जाएगी, r की वैल्यू 2 पर ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, 5 माइनस 2/2 इज 1। सो 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 4 इज 0, बन गया ना 0, तो x की पावर 0। तो इसको 0 बनाने के लिए r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब जाके हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म मिल जाएगी। सो r का वैल्यू 2 आ गया, दुनिया में जहां जहां r दिख रहा है वहां वहां पे 2 रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। मैं फिनिश कर देता हूँ, इसको लिख के बता ही देता हूँ आपको, तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन रब करना होगा। तो जैसा कि मुझे पता चल गया r का वैल्यू 2 है, यहाँ डाल दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10c, r का वैल्यू 2, तो 10c2 1/√3 की पावर में आ जाएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8, है ना, एंड 3/2 की पावर में आ जाएगा r दैट इज 2। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो हमारे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो एक्स की पावर 0 बनी गया, तो जो कि 1 ही होता है। तो ये पूरी चीज की कैलकुलेशन करनी होगी हमें, जो कि ये आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन इजी है, 10c2 वही होगा जो 10c8 होगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, ये हो जाएगा 1/√3 की पावर 8, तो 1 की पावर 8 तो 1 ही होगा। √3 को जब मैं 8 बार मल्टीप्लाई करूंगा ना, √3 8 बार, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 बार 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है। तो √3 की पावर 8 को आप चाहो तो 3 की पावर 4 भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली लिख दो 3 9 27 81, ये आ जाएगा 1/81, और 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 9/4 होगा। सो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, है ना, 2 ही होती है इसकी वैल्यू। सो ये 2 से ये 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, सो 5 9 का 45, तो यहाँ से आ जाएगा, और 9 से ये 1 बार और ये 9 बार कट जाएगा। ठीक है ना, सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अच्छा ये 2 भी कट जाएगा क्या, नहीं, अच्छा ये तो 10c2 है, सॉरी। सो 9 5 का 45, 45 डिवाइडेड बाय 9 4 जा 36। सो यही देख लें, एक बार चेक कर लेते हैं वापस से, 10 9 45, ये 45 आया, ये 9 आया, 9 4 जा 36 हुआ, बिंगो, बिल्कुल सही है, 45/36। सो 45/36 वापस से मैं यहाँ से देख सकता हूँ, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, सो 5/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। तो इस तरीके से मेरा वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया, और उसका वैल्यू क्या आया, 5/4। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये कॉम्बिनेशन तो इजी था सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। 10c2 था ना, 10c2 तो वही होता है जो 10c8 होता है, और इसकी कैलकुलेशन कोई ऐसी वास्ट नहीं थी, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। कैलकुलेशन बड़ी किसकी होती है, जैसे कभी ऐसा आ गया, मान लो 20c13 आ गया, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले आया था ना 18c9, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत लेंदी होगा ना इसकी कैलकुलेशन। तो जिन कॉम्बिनेशंस की कैलकुलेशन लेंदी होती है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारी रीच में है,
उसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं ना, ऑफ कोर्स। सो ये आज जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बाइनोमियल पे, वो बेसिकली कौन से थे? या तो हमें कोएफिशिएंट निकालना होगा x की किसी पावर के लिए, है ना, x की किसी पावर के लिए, x की पावर n, मान लो कोई भी वो n है, तो x की पावर n का कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है? या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसा मतलब एक्सपेंशन में एक ऐसी टर्म जिसमें x का नामो निशान ना हो, है ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट इज कांस्टेंट टर्म। तो ये दोनों टाइप्स के प्रॉब्लम से हम कैसे डील करते हैं, वो मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है ना, कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा तो उसकी मिडिल टर्म, है ना, बिल्कुल बीच में जो टर्म होगी वो कैसे निकाली जाएगी। जैसे मान लीजिए ये तो हम बता देंगे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो मिडिल टर्म हो गई है, मिडिल टर्म बीच में क्या आया 2ab, तो ये हो गई मिडिल टर्म। लेकिन अगर मैं बात करूं a प्लस बी का क्यूब की, तो क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसकी मिडिल टर्म क्या करूंगा मैं? अभी आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके एक्सपेंशन में 3 टर्म्स आती है, तो जब 3 टर्म आती है ना तो मैं बीच की टर्म बता सकता हूँ। लेकिन जब 4 टर्म्स आ रही है तो बीच में कौन आ रहा है, बीच में मैं नहीं बता सकता ना, तो बीच में 2 टर्म्स आ रही है, मुझे ये भी लेनी पड़ेगी और मुझे ये भी लेनी पड़ेगी, है ना। तो जब n इवन होता है ना, इवन जैसे 2 इवन नंबर है, तो जब n इवन होगा तो आप खटाक बीच के मिडिल टर्म बता सकते हो। लेकिन जब अगर n ऑड होगा तो हमारी जो मिडिल टर्म होगी वो 2 होंगी, 2 मिडिल टर्म्स होंगी, है ना। वो तो आज तो मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, कल हम इसके बारे में बिल्कुल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करेंगे इसका, कि कैसे मिडिल टर्म निकाली जाती है। n पे डिपेंड करता है, अगर n इवन है तो सिर्फ एक मिडिल टर्म, अगर n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स आती है। कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी एक्सरसाइज में आपको ये सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मेट पे मिल जाएंगे, तो आप अपनी M2 बुक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 बाइनोमियल थ्योरम में हमने जो जो अभी तक कवर किया है, सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसके बाद जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल, उसके बाद टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n, और उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन आपको दिखते हैं आपकी किताब में उनको करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।